गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टार्ट किया था। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे पहले टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमें पढ़ना है। हायरार्की मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना। बेसिकली अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं और उन अलग अलग लेवल्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रखा गया है एंड दैट अरेंजमेंट इज बेसिकली ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। इन ऑब्लिगेट कैटेगरी में किंगडम ऑक्युपाइज फर्स्ट रैंक, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब हमने देखा था, है ना। ओके, विवेक, सुरेखा, सरफराज, विधि, अमित, सना, सौरभ, शिवानी, जैन। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सो अर्श, सैफी भी हैं। सो हम टैक्सोनॉमिक या लीनियर हायरार्की की बात कर रहे थे और उसमें हमें किंगडम से लेके स्पीशीज तक 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हमारे पास है। कल मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। वी हैव 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इनके बारे में देखा था और इसके अलावा जैसा था कि कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज हो सकती हैं। वी हैव आल्सो सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट कैटेगरी में आपको ये समझाया गया था कि एज पर नीड ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट, अगर बीइंग ए टैक्सोनॉमिस्ट मुझे लगता है कि बीच में कोई कैटेगरी इंक्लूड करनी है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, बट ये 7 कैटेगरीज कंपल्सरी हैं, ऑब्लिगेट है, मैंडेटरी हैं। ये हर एक क्लासिफिकेशन में रहेंगे। आप एक बैक्टीरिया से लेके और होमोसैपियंस तक कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें किंगडम से स्पीशीज तक ये जो 7 कैटेगरीज है ये फिक्स है, इनमें चेंजेस नहीं आएगा। कुछ ऐड हो सकता है, ये 7 ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, है ना। मिनिमम क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे तो भी ये 7 कैटेगरीज बनाई ही जाएंगी, फर्स्ट टू 7। इनकी पोजीशन हो गई 1 2 3 4 5 6 7। इन कैटेगरीज के नेम्स अगर पूछे जाए तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से चीजें आएंगी, है ना। कनिका, रेहान, प्रशांत, अनिकेत, अरफराज, दीपांशु, ये सब भी गुड आफ्टरनून सर बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, आप लोगों को भी। देन अब हम बात करते हैं, हमने कल ये देखा था कि अगर हम इस कैटेगरीज में, इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे जाते हैं, एज वी प्रोसीड फ्रॉम किंगडम टुवर्ड्स स्पीशीज, जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, जो सिमिलैरिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, यहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी। तो दो किंगडम को अगर दो क्लास से कंपेयर किया जाए तो जैसे पूछा जाता है कि मोर कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे होंगे, तो कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे होंगे, जब आप दो क्लास को कंपेयर करोगे तो दो क्लासेस में ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। किंगडम टॉप लेवल पे है, स्पीशीज नीचे है, जितना नीचे का लेवल चूज करेंगे उतने आपके कॉमन कैरेक्टर बढ़ते चले गए, है ना। इस तरीके से इस हायरार्की को हमें देखना है। अब इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है इस हायरार्की में, आप इसको समझिए। एक टैक्सॉन होता है, एक कैटेगरी होता है और एक रैंक होता है। ये 3 चीजें आती हैं, है ना। व्हाट इज टैक्सॉन, हम टैक्सॉन की बात करते हैं तो टैक्सॉन क्या है, इट्स ए ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो भी हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी भी रैंक का जो ग्रुप होगा वो टैक्सॉन कहलाएगा। रैंक हमारे पास क्या है, 1 to 7। 1 to 7 हमने रैंक बनाई है, उसमें हमने कैटेगरीज ले लिया और उसमें किसी भी रैंक को अगर आप ले लें और उसका ग्रुप बनाए तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, उस ग्रुप को टैक्सॉन बोला जाता है। क्लियर। तो ये वर्ड काफी पॉपुलर है, एग्जाम में भी ऑलरेडी आता है कि व्हाट इज टैक्सॉन। सो टैक्सॉन इज द ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझेंगे कैसे इस बात को कि टैक्सॉन हमें कैसे दिखाई देगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए हम रैंक लिखते हैं, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, हमारे पास रैंक है 1 2 3 4 5
6 7। ठीक, हमारे पास कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आपने 7 कैटेगरीज पढ़ी हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग टू दैट जो रैंक है वो देखा है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं इनके टैक्सॉन। तो टैक्सॉन कैसे बनेंगे, अब डेफिनेशन के हिसाब से ग्रुप ऑफ एनी रैंक, आप 1 to 7 कोई भी रैंक कंसीडर कर लीजिए, उसका ग्रुप बनाएंगे तो वो टैक्सॉन कहलाएगा। ग्रुप आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बनाना है, अपने डेली यूज में नहीं। तो हम जो टॉपिक की बात करें कि हायरार्की का अगर कोई आप ग्रुप, किसी रैंक का कोई ग्रुप बना रहे हैं तो वो टैक्सॉन कहलाएगा। जैसे अगर हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं लाइक प्लांट, है ना, प्लांट्स हो गया, आपने एनिमल्स यूज किए वर्ड, तो प्लांट और एनिमल्स क्या है, ये बेसिकली ग्रुप हैं। किसके ग्रुप हैं, फर्स्ट रैंक की जो कैटेगरी है दैट इज किंगडम, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी का जो ग्रुप होगा वो प्लांट्स कहलाएगा, किंगडम एनिमेलिया का जो ग्रुप बनाएंगे आप वो एनिमल्स कहलाएगा। प्लांटी एंड एनिमेलिया आर कैटेगरीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टैक्सॉन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम साइंटिफिक टर्म्स को यूज कर रहे हैं देन वो कैटेगरी होगा। कैटेगरी किस रैंक की है वो आप अपने आप क्लासिफिकेशन में चूज कर सकते हैं, और उनका जो ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप को आप टैक्सॉन बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जैसे हमने कहा कि प्लांट्स क्या है या एनिमल्स क्या है, तो ये टैक्सॉन है। अगर प्लांटी लिखा होगा, एनिमेलिया लिखा होगा तो फिर वो कैटेगरी होगा, कैटेगरी ऑफ फर्स्ट रैंक, क्योंकि प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको टैक्सॉन समझना है। इसी तरीके से मान लीजिए फाइलम या डिवीजन है, फाइलम वर्ड एक्चुअली यूज करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में, डिवीजन वर्ड आप यूज करते हैं फंगी और प्लांट के क्लासिफिकेशन में। तो फाइलम और डिवीजन एक ही बात है, दो अलग अलग साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट ने दोनों वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, दोनों की एक ही रैंक है, दैट इज अ सेकंड रैंक, सेकंड पोजीशन पे आते हैं और वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए ये कहा जाए कि कॉर्डेट्स, आपने मान लीजिए यूज किया वर्ड कि हम कॉर्डेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो कॉर्डेट्स बेसिकली क्या हुआ, दोस मींस कॉर्डेट्स क्या है, इट्स ए ग्रुप बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा पे जो एनिमल्स आ जाएंगे उन सब का जो आप ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप क्या कहलाएगा, कॉर्डेट्स कहलाएगा। तो कॉर्डेट्स हो गया टैक्सॉन, कॉर्डेटा हो गया फाइलम। और किस रैंक है ये, फाइलम एक कैटेगरी है, किस रैंक की है, तो सेकंड रैंक की है। ऊपर लिखा है ग्रुप ऑफ एनी रैंक, तो रैंक कोई भी हो सकती है, आपको उसका ग्रुप बनाना है। जब आप ग्रुप बनाएंगे तो आप जो भी यूजुअल वर्ड यूज करते हैं, लाइक हमने कॉर्डेट को यूज किया, अगर आप मान लीजिए यूज करें प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स, अगर पूरा लिखा है एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स का मतलब हुआ बिलोंगिंग टू डिवीजन एंजियोस्पर्मी। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें टर्म क्या आएगा, एंजियोस्पर्मी इज द डिवीजन, है ना। तो अगर आप ब्रायोफाइट्स बोलते हैं रादर देन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा बोलेंगे तो वो डिवीजन है, ऑक्युपाइज सेकंड रैंक, और उसके मेंबर्स का जो ग्रुप बनेगा वो इन जनरल क्या कहलाएगा, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स इज ए टैक्सॉन, ब्रायोफाइटा इज द डिवीजन, ऑक्युपाइज सेकंड रैंक इन द कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इस तरीके से आपको टैक्सॉन को समझना है कि जब टेक्निकल वर्ड लिखे जाएंगे जो आप क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं वो हमारे पास हो गए कैटेगरी, उनके लेवल अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि किंगडम से स्पीशीज तक किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका जो ग्रुप बनाएंगे वो टैक्सॉन कहलाएगा। ऐसे मान लीजिए क्लास लेवल पे आपको यूज करना है, तो फॉर एग्जांपल हमने यूज किया इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब है दोज बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ रहा है, तो ये क्लास लेवल का टैक्सॉन हो गया। या आपने इन जनरल यूज किया मॉसेस, आप आगे ब्रायोफाइट्स में क्लास में पढ़ते ही है, तो मॉसेस का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू क्लास मसाई या ब्रायोप्सिडा, या हम डाइकॉट्स वर्ड यूज कर लेते हैं, बिलोंग्स टू क्लास डाइकोटिलिडनी। मोनोकॉट्स यूज कर लेते हैं, बिलोंग्स टू क्लास मोनोकोटिलिडनी। तो जो ये आप जनरल टर्म्स यूज लिख रहे हैं बेसिकली वो टैक्सॉन है। एंड सेम विद द केस ऑफ ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड ऑल, है ना। आप जैसे ऑर्डर में मान लीजिए यूज करते हैं तो प्राइमेटा इज द ऑर्डर एंड वी आर प्राइमेट्स, हम सब क्या है, हम प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स का मतलब क्या है, बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। तो इस तरीके से आपको टैक्सॉन को समझना है। ऐसे फैमिली में अगर आपको लाना है तो हम मान लीजिए यूज करते हैं लेग्यूम्स,
तो लेग्यूम्स का मतलब है बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनेसी, तो लेग्यूमिनेसी लिखेंगे तो फैमिली हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, 5th रैंक पे फैमिली आती है हायरार्की के अंदर। बट अगर इन जनरल लेग्यूम्स बोला गया है तो वो टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करेगा। या इसी तरीके से प्लांट्स में आप यूज करेंगे ग्रासेस, ग्रासेस का मतलब है बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी, तो फैमिली पोएसी के मेंबर ग्रास कहलाते हैं, चाहे वो ग्रास जैसे हो या ना हो वो ग्रास ही कहलाएंगे, है ना। शुगर केन इज ए ग्रास, बैम्बू इज ए ग्रास, तो नॉर्मली ग्रास को ग्रास आप समझते हैं, बट ग्रासेस क्या है, ग्रासेस एक टैक्सॉन है कि जो भी ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रासेस कहलाएगा। तो ये फैमिली लेवल का टैक्सॉन हो गया। एंड इसी तरीके से आप जीनस और स्पीशीज लेवल पे बना सकते हैं। तो किसी भी रैंक का जब आप एक ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप टैक्सॉन कहलाता है। रैंक 1 to 7 आएगा, हमें पता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ऑब्लिगेट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। कैटेगरी कौन सी है हमने कल भी डिस्कस किया था, अभी भी ओवरव्यू लिया। किंगडम से स्पीशीज तक 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, और इनके जो टेक्निकल नेम्स होंगे लाइक प्लांटी, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, है ना, इंसेक्टा, प्राइमेटा, फेबेसी, तो ये जो भी क्लासिफिकेशन के प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन के टर्म्स हैं वो अकॉर्डिंगली आप प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में पढ़ते ही हैं। बस उनका ग्रुप बनाना है तो आप उस ग्रुप को यूज कर सकते हैं, है ना। मोलस्का इज द फाइलम, मोलस्क इज द टैक्सॉन, है ना। इस तरीके से आपको समझना है। इंसेक्टा इज द क्लास, इंसेक्ट इज द टैक्सॉन, है ना। ये इस तरीके से आएगा कि ऐसे आपको समझना है कि ग्रीन एल्गी एंड क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी इज द क्लास एंड उसके जो मेंबर्स हैं वो ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, दैट इज टैक्सॉन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को समझना है कि टैक्सॉन किसी भी रैंक का एक ग्रुप कहलाता है जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आना चाहिए। क्लियर? तो हमने टैक्सॉन कंप्लीट किया, कैटेगरी कंप्लीट किया, रैंक कंप्लीट किया, ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। और इंटरमीडिएट कैटेगरी मैंने बताया था ये ऑप्शनल है, कल भी डिस्कस किया था और अभी भी हमने देखा दीज कैटेगरीज आर ऑप्शनल। ये डिपेंडिंग ऑन द टैक्सोनॉमिस्ट इंक्लूड हो सकती हैं और कई बार इंक्लूड नहीं होती, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। अब हम 1 by 1 देखते हैं कि किंगडम से स्पीशीज तक अगर आप जाते हैं तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे और इनको आप फिर इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन किए गए। हालांकि एग्जाम्पल्स हम पूरी बायोलॉजी में कई बार पढ़ेंगे, डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स के बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल नेम्स आएंगे जिनसे आपको जीनस स्पीशीज का आइडिया लग जाएगा। किसी जगह पे ऑर्डर का भी नाम लिखा होगा, नहीं तो क्लास लेवल तक का तो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया ही जाता है। लाइक प्लांट्स में भी आप प्लांटी किंगडम हो गया, फिर डिवीजन में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, और फिर एल्गी की क्लास, ब्रायो की क्लास, टेरिडो की क्लास। क्लास लेवल तक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। एंड आई होप आपने एनिमल किंगडम में भी यही चीज देखा होगा। वहां भी मान लीजिए अगर फाइलम कॉर्डेटा है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, तो आप क्लासेस पढ़ते ही हैं लाइक रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मैमिलिया एंड ऑल। मैमल्स इज ए टैक्सॉन, मैमेलिया इज द क्लास। इस तरीके से आपको दोनों को डिस्टिंग्विश करना था। तो अगर हम इनको स्टेप वाइज में डिफाइन करें कि व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज स्पीशीज, तो कैसे आएगा। हम स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये सबसे नीचे लोएस्ट कैटेगरी है, बेसिक यूनिट कहलाती है ना। इसको मैं पीछे ले जाता हूं थोड़ा सा, इस तरीके से समझिए कि अगर ये किंगडम से लेके स्पीशीज तक है तो स्पीशीज इसमें क्या हो गया, लोएस्ट लेवल हो गया, और किंगडम क्या हो गया, ये हाईएस्ट हो गया। तो लोएस्ट और हाईएस्ट कैटेगरी आप चूज करना है तो कर सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने आपको कल भी कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज अबव किंगडम, हायर देन किंगडम। तो किंगडम से ऊपर की कैटेगरी क्या है, तो आपने पढ़ा था डोमेन। कार्ल वूज ने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, एंड दोस 3 डोमेन्स, उनके नाम भी आपने पढ़े थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो डोमेन क्या है, वो किंगडम से भी ऊपर की कैटेगरी है, बट क्योंकि किंगडम ऑब्लिगेट है, डोमेन ऑब्लिगेट नहीं है। डोमेन अगर आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे तो आएगा, वरना किंगडम से ही क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो ये भी चीज समझनी है कि डोमेन क्या है, वो किंगडम से ऊपर की कैटेगरी है, पहले डोमेन आएगा फिर किंगडम आएगा, है ना। अब अगर हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम, तो बेसिकली क्या है कि एक ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करता है ना, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाया गया, स्टेप वाइज अरेंजमेंट है, एक हायरार्की को, एक लैडर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली ग्रुप है। अगर फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए हम माने कि स्पीशीज किसका ग्रुप है, ऑब्वियस है कि इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जीनस क्या कहलाएगा, इट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। फैमिली क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट जेनरा।
ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, क्लास क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, डिवीजन फाइलम क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लासेस, किंगडम क्या होगा, ग्रुप ऑफ फाइला और डिवीजन्स। तो बेसिकली आपको ग्रुपिंग ही करते जाना है और ग्रुपिंग करके इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। उस डेफिनेशन में ध्यान में क्या रखना है, जो हमने ये एरो बनाया यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो जब आप जीनस को डिफाइन करेंगे तो लिखा होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मोर सिमिलरिटीज को शो करेंगी। फैमिली है तो उसमें लिखा होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, क्योंकि क्लोज में आएंगे, सिमिलरिटी ज्यादा है नीचे वाली कैटेगरीज में, तो इसका मतलब वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑर्डर है तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज बोल दिया गया। बट जब आप क्लास की डेफिनेशन देखोगे तो लिखा होगा ग्रुप ऑफ ऑर्डर, वहां पे फिर रिलेटेड ऑर्डर नहीं लिखा होगा बिकॉज डिफरेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे फाइलम या डिवीजन है तो ग्रुप ऑफ क्लासेस तो है बट वहां पे भी रिलेटेड क्लासेस नहीं आएगा। तो जितना आप अबव यानी हायर टॉप मोस्ट कैटेगरी पे जाएंगे उतना जर्नलाइज्ड होगा, जितना लोअर जाएंगे उतना ही स्पेसिफाइड होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपसे दिल्ली के बारे में पूछे तो इट्स जर्नलाइज्ड बिकॉज एक टॉप लेवल पे आपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर लिया। और फिर अगर आप दिल्ली से किसी कॉलोनी या किसी सेक्टर में जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। जब उस सेक्टर की बात की जाएगी, उस गली नंबर या हाउस नंबर की बात की जाएगी तो स्पेसिफिक टू दैट। बट जब दिल्ली की बात की जाएगी तो उसमें ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर्स आ जाएंगे। सेम हियर, जब आप एक स्पीशीज की बात करते हैं तो वो प्रिसाइज होगा, इट्स पर्टिकुलर डिफाइंड। बट जब आप एक किंगडम की बात करेंगे तो वो जर्नलाइज्ड होगा। जैसे एनिमल किंगडम लिया गया तो उसमें सारे एनिमल्स आने हैं, तो उसमें एनिमल किंगडम की प्रॉपर्टी क्या कंसीडर कर ली गई कि जो लोकोमोशन करते हैं वो एनिमल्स हैं, जो न्यूट्रिशन नहीं ले सकते ऑटोट्रॉफिक वो एनिमल्स हैं। अगर इन जनरल एनिमल्स को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। और मल्टी सेलुलर के अंदर फिर डिपेंड करता है पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट मल्टी सेलुलरिटी से इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टी सेलुलर हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया, बिकॉज एनिमल ऑटोट्रॉफिक तो नहीं हो सकते, तो वो हेट्रोट्रॉफिक हो गए। और ये वर्ड तो कॉमन है। इसके बाद जब आप अलग अलग एनिमल्स पे जाओगे तो उनके साथ साथ उनके स्पेसिफिक टर्म्स आते चले जाएंगे। तो जितना आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर रहेंगे उतना जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट आएंगे, जितना लोअर लेवल पे जाएंगे उतना स्पेसिफाइड एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जब एक स्पीशीज को डिफाइन किया जाएगा तो ये लोएस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है। क्योंकि इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो क्या आएगा, सब स्पीशीज। जैसे आपको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कल समझाया था कि स्पीशीज से नीचे की अगर कोई कैटेगरी है तो उसको हम सब स्पीशीज बोलेंगे। बट अगेन इट्स एन इंटरमीडिएट कैटेगरी, ऑब्लिगेट नहीं है, यूज करें ना करें डिपेंड करता है। जरूरत लगी तो सब स्पीशीज बना दिया गया, नहीं जरूरत थी तो नहीं इंक्लूड किया गया। तो ये भी वेरिएबल है कि आप सब स्पीशीज को लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने हैं। जो एग्जाम्पल्स फिलहाल कंटेंट में दिए गए हैं वो तो याद रखने ही है, आने वाले चैप्टर्स में जो जो एग्जाम्पल्स आते जाएंगे आपको उनको भी समझना होगा, है ना। सबसे पहले हम स्पीशीज की बात करते हैं। यस, ये देखिए, तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की फॉर अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमी एज वेल एज इवोल्यूशन। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, जब आप टैक्सोनॉमी की बात करते हैं और जब आप इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, हालांकि दोनों ही वैलिड है। अगर आप टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और अगर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये कहलाता है मॉडर्न। और ये है क्या, दीज आर स्पीशीज कंसेप्ट। स्पीशीज कंसेप्ट जो है वो दो होते हैं, एक क्लासिकल है पुराना तरीका और एक मॉडर्न है नया तरीका। पुराने तरीके के हिसाब से अगर आप स्पीशीज को डिफाइन करेंगे तो वो टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट कहलाती है। टैक्सोनॉमी एक ओल्ड ब्रांच है तो अकॉर्डिंगली स्पीशीज को वैसे दिया गया। बट जब इवोल्यूशनरी एंगल ऐड किया गया तो मॉडर्न स्पीशीज कंसेप्ट आ गया, जहां पे इवोल्यूशन को प्रायोरिटी दे दिया गया। बिकॉज बायोलॉजी और मुझे लगता है डेली लाइफ में भी यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि नया क्या है, जो न्यू है, जो इवॉल्व है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। जितना लेटेस्ट आपका सेल फोन होगा, जितना रिसेंट लेटेस्ट आपका सॉफ्टवेयर होगा, जितनी न्यू एडिशन की आप बुक्स को यूज करोगे आपको नया ही मिलेगा उसमें कुछ, है ना। पुरानी बुक्स है तो लिमिटेड क्वेश्चन है, नई बुक है तो नए क्वेश्चन आ गए। तो सेम हियर, स्पीशीज को पुराने तरीके से भी डिफाइन किया गया है, नए तरीके से भी डिफाइन किया गया है। पुराना तरीका मींस क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है
कि ये नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, जिसमें सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है और उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आती है। जितना भी लिखा है ये बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। आपको एक ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप बनाना है जो नेचर में इंटरब्रीड करता हो, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की बात नहीं हो रही है, नेचर में इंटरब्रीड करने की बात होती है। अगर एक मिक्स पॉपुलेशन भी है, अगर मान लीजिए आपने ब्रेसिका सरसों के साथ वीट को भी लगा रखा है ना, डुअल क्रॉप्स कॉमन है विंटर में, गेहूं के साथ सरसों को लोग लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वीट का पॉलन ग्रेन मस्टर्ड की स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा और सीड बन जाएगा, या मस्टर्ड का पॉलन ग्रेन वीट की स्टिग्मा पे लैंड कर जाए और सीड बन जाए। लैंड कर सकता है, आगे का इवेंट नहीं होगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब सेम स्पीशीज के मेंबर होंगे। तो नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है तो उनके जीन्स कॉमन होंगे, सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा तो मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो ही जाएगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में जब कोई वेरिएशन आएगा तो उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस आएगा। जब जेनेटिक मटेरियल ही कांस्टेंट है तो मतलब जब जीनोटाइप कांस्टेंट होगा तो अकॉर्डिंगली फिनोटाइप भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए ये दोनों बातें लिखी है कि जेनेटिक मटेरियल कॉमन होना चाहिए, और फिर जब नेचर में इंटरब्रीडिंग होगी, जेनेटिक मटेरियल एक ही जैसा है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो ऑब्वियस है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी वो फर्टाइल ही बनेंगी। यहां ये मैटर नहीं कर रहा कि आपने वैरायटीज अलग अलग ले ली, क्योंकि हम स्पीशीज को डिफाइन कर रहे हैं, वैरायटी को नहीं। जैसे अगर आप मेंडल का एक्सपेरिमेंट सोचें तो टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस कराया, बट टॉल एंड डॉर्फ दो अलग अलग वैरायटीज हैं। एक्चुअली क्या है, पाइजम सेटाइवम, और पाइजम सेटाइवम में सेटाइवम स्पीशीज है, तो पाइजम सेटाइवम तो नेचुरली इंटरब्रीडिंग है, टॉल को डॉफ से कराइए या डॉफ को टॉल से कराइए, डजंट मैटर, इंटरब्रीडिंग भी होगी, F1 हाइब्रिड भी फर्टाइल बनेंगे, प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। जीन के अकॉर्डिंगली अगर डोमिनेंट जीन था तो टॉल, और अगर रिसेसिव जीन था तो डॉफ, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लेके आए थे। तो अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो पहली चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पीशीज में नेचुरल इंटरब्रीडिंग होती है, ये फर्स्ट है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, और तीसरी चीज है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टाइप का होगा। कहीं पे ये लाइन भी आपको मिलेगी, दैट इज शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। जीन पूल क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। अगर हम सबका जीन पूल कॉमन होगा तो नेचर में इंटरब्रीडिंग हो जाएगी, है ना। होमोसेपियंस अलग अलग रेसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक निग्रोज भी हैं और आपने कल पढ़ा यूरोपियंस भी हैं, बट क्योंकि हमारा जीन पूल कॉमन है, क्योंकि हम सैपियंस हैं, इसलिए अगर मीटिंग होती भी है किसी निग्रोज की किसी एल्बिनो के साथ या मुलट्टोस के साथ तो कोई इश्यू नहीं आता, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, है ना। सना ने पूछा था कुछ देर पहले, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, फर्टाइल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो, और ऑफ स्प्रिंग्स मींस नेक्स्ट जनरेशन। तो फर्टाइल मींस जो रिप्रोडक्शन कर सकती है, लाइक आपने जैसे ये एक लिया और एक ये दूसरा है, इन दोनों को क्रॉस करा के आपने मान लीजिए एक्स बना दिया, तो एक्स क्या है, एक्स अपने स्प्रिंग अपनी जनरेशंस दे सकता है, देता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही स्पीशीज के अलग अलग मेंबर हैं, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों का क्रॉस करा के जो बना वो भी आपस में रिप्रोडक्शन करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्स के लिए हमें हर बार ए प्राइम और ए डबल प्राइम को क्रॉस कराना होगा, एक्स अपने आप मल्टीप्लाई होकर अपनी पॉपुलेशन दे देगा। तो फर्टाइल मींस कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन दे सकता है। स्टेराइल का मतलब ये हुआ कि हमने तो ए प्राइम और डी प्राइम को क्रॉस करा दिया, बट एक्स जो बना उससे आगे कुछ नहीं आएगा, ये ब्लॉक कर गया। तो इसका मतलब है ये बनाने के लिए हमें बार बार ए और ए प्राइम को क्रॉस कराना पड़ेगा, तो हम यहां तक पहुंचेंगे। तो फर्टाइल का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन अपने आप आती है ना। समीर सिंह ने पूछा था ऑफ स्प्रिंग्स विच कैन रिप्रोड्यूस, यस ऑफ स्प्रिंग्स विच कैन रिप्रोड्यूस, फर्टाइल के लिए लिखा हुआ है, सेम है। अगर रिप्रोड्यूस कर सकता है तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर स्टेराइल कहलाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई स्पीशीज के लिए, नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, morphologically similar, sharing a common gene pool, or we can say carrying the same type of genetic material to produce fertile offsprings। अगर इन प्रॉपर्टी के साथ कोई आपने ग्रुप बनाया है, कोई इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन कंसिडर की है,
देन दोज इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, वो डेफिनेटली एक ही स्पीशीज के मेंबर होंगे। ये सारा जो भी कुछ है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। नेचुरली इंटरब्रीडिंग, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, 3 पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट अबाउट मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट? मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट में एक्चुअली ये कह दिया गया कि स्पीशीज मॉर्फोलॉजी से बनेगी, वो अपनी जगह ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इज कि स्पीशीज इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर आप मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो स्पीशीज किसका प्रोडक्ट है? इवोल्यूशन का है। स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज एन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रादर देन मॉर्फोलॉजिकल। स्पीशीज किससे बनती है? इवोल्यूशन से बनती है। और ये भी अपनी जगह ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इवोल्यूशन का एंगल समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि इवोल्यूशन होता है एज पर नीड। जैसे आपने लेमार्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सबसे पहले एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, आप किसी भी कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं। एक्वायर तभी करेंगे जब आपकी नीड होगी। हर ऑर्गेनिज्म अपने डोमेन में आराम से रह रहा है। अगर मुझे भी कहीं खाने पीने कमाने को मिल रहा है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं बाहर केवल अपने डोमेन से तभी जाऊंगा जब मेरी जरूरत होगी। अगर जरूरत नहीं है तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो सेम हियर, एक इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है जो अपने डोमेन में, अपनी इकोलॉजी में वेल एस्टेब्लिश है। फॉर एनी कॉज, कोई भी चेंज हो, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज हो या कोई और कॉम्पिटिटिव फोर्स हो, अगर कोई भी चेंज हुआ, मान लेते हैं कि सर्वाइवल के लिए उसे अपने डोमेन से बाहर जाना पड़ेगा। जब अपने डोमेन से बाहर जाएंगे तो बाहर का एनवायरनमेंट तो हमारे अकॉर्डिंग है नहीं, हमें उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एंड चेंज का मतलब है हमने किसी कैरेक्टर्स को एक्वायर किया, हमने उस कैरेक्टर को डेवलप किया, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर आ गए। फिर लेमार्क ने यही कहा था कि अगर इसी एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो जाए, अगर यही एक्वायर्ड कैरेक्टर, मैं बाहर गया, मेरे पास तो एक्वायर्ड कैरेक्टर आ गया, बट ये एक्वायर्ड कैरेक्टर मेरी जनरेशन टू जनरेशन अपने आप ट्रांसफर होता जाए, तो बनने वाली स्पीशीज अलग होगी और जो पैरेंटल स्पीशीज थी वो अलग। बनने वाली जो स्पीशीज है उसमें ये एक कैरेक्टर नया हो गया, तो ये पहले वाले से डिफर कर गया, क्योंकि जेनेटिकली डिफर कर रहा है, इनहेरिटेंस होना जरूरी है। तो ये चीज थी, इवोल्यूशन से एक नया कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर्स आए और वहां से एक नई स्पीशीज बन गई। विवेक ने पूछा था सर स्पीशीज टर्म किसने दी है? बेटा ये मैटर नहीं करता, आपको ये सब नहीं पढ़ने हैं क्वेश्चंस, है ना। आप अगर पढ़ेंगे तो जॉन रे का नाम आएगा, बट इस सबको कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। मेयर के कॉन्सेप्ट हैं, जॉन रे के कॉन्सेप्ट हैं, तो मतलब मेरी एक सजेशन रहेगी, है ना, हमारा जनरल इंटरेक्शन क्लास टू क्लास चलता रहेगा। यूजुअली मैं फर्स्ट क्लास में एक वर्ड यूज करता हूं, रेलेवेंसी, है ना, बिना इसके आपका नीट नहीं हो सकता। मैं बड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, अपने दिमाग में आप अच्छे से बैठा लीजिए। जब तक आप चीजों को रेलेवेंट मोड में नहीं लेके आओगे तब तक नीट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। एक्सेप्शनली कोई केस हो जो सारी किताबों को रट ले और नीट में सिलेक्ट हो जाए, वो मैं बात नहीं कर सकता, बट रेलेवेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। आप कैल्विन का मॉड्यूल पढ़िए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत रेयर मिलेंगे। उसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है, बिकॉज आपको स्पीशीज कॉन्सेप्ट को इतना नहीं पढ़ना कि आप 1 घंटे पढ़ते रह जाएं। आपको उसमें से 2-3 क्वेश्चंस निकालने हैं जो पूछे जाएंगे, उससे बाहर ना पूछा जाएगा, ना ही मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरत है। तो इसलिए ये रेलिवेंसी पे जरूर फोकस करिएगा, और जितना रेलिवेंट है आई प्रॉमिस मैं आपको पूरा कराऊंगा। 99.99% पेपर आपको पूरे साल में आप जो भी मुझसे पढ़ेंगे, बॉटनी के सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। पिछले 2 सालों में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने क्लास में कभी डिस्कस ना किया हो, है ना। तो ये कब होगा? रेलिवेंसी, बिकॉज आपको कॉपी या नोट्स अपने मोटे नहीं करने कि सर इतना इकट्ठा कर लेते हैं। इतना इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है ना, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। पर स्पीशीज की जगह पूछे सर फाइलम किसने दिया, डिवीजन किसने दिया, वो भी कोई इश्यू नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसकी जरूरत नहीं है आपके लिए, है ना। आप टैक्सोनॉमिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं, आपको बॉटनी उतनी पढ़नी है जितने से नीट क्लियर हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखिए, है ना। तो टर्म तो जॉन रे ने दिया, वो एक अलग की है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट अलग है, मेयर का है, लेकिन इस चीज को 2 वर्ड मैंने आज बता दिए, ऐसे 200 वर्ड हो जाएंगे इसी चैप्टर के खत्म होते होते, अगर हम उन चीज को लेके आएंगे, है ना। तो रेलेवेंस का मतलब है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एक चैप्टर छोड़ दें, एक टॉपिक छोड़ दें। रेलेवेंस का मतलब है कि आपके लिए कितना जरूरी है, आपको बॉटनी कितनी पढ़नी है, क्या ये वर्ड
कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया, किस ईयर में दिया, क्या ये जरूरी है आपके लिए पढ़ना? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो नॉलेज बेकार नहीं जाती, मैंने बोला आपको आप इकट्ठा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे नोट्स में से केवल 40% तो मेरे काम का है, 60% तो मैं बेकार की चीजें पढ़ रहा हूँ, जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो नीट में नहीं आ रहा है ना, आगे आप बीएससी एमएससी उससे करना चाहें, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, है ना। तो इसलिए मैंने साइंटिस्ट का नाम जहां लिखा है वहां इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा हुआ है। जहां नहीं लिखा, मेरा सजेशन है कि आप उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। तो रेलिवेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज बायोलॉजी या स्पेशली बॉटनी इज कंसर्न। अगर आप मुझसे ये अभी आप कल को फैमिलीज पढ़ेंगे तो एक एक फैमिली के अंदर तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ प्लांट हैं, क्या आप हंड्रेड्स ऑफ प्लांट याद कर सकते हैं? क्या हर एक कॉमन नेम का बॉटेनिकल नेम और एक बॉटेनिकल नेम का कॉमन नेम याद करेंगे? यूजुअली नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, ब्रेसिकेसी फैमिली में आ जाएंगे। आपके सिलेबस में मान लीजिए केवल मैंडलिज्म है, 1 जीन इंटरेक्शन है, आप 2 जीन इंटरेक्शन पे चले जाएं, एग्जिस्ट वो भी करते हैं, आपके लिए नहीं करते क्योंकि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है वो चीज। इसी तरीके से आपको यहाँ भी केवल उतना पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा, मैंने बताया, आप चाहे तो याद कर लीजिएगा। दीपांशु ने लिखा था वी हैव टू स्टडी नीट बायोलॉजी नॉट बायोलॉजी। यस ऑफ कोर्स, दिस इज वेरी राइट स्टेटमेंट, हमें नीट बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी नहीं पढ़नी। ओके, हम वापस उस चीज पे जाते हैं कि 3 चीजें हो गई क्लासिकल के हिसाब से, नेचुरली इंटरब्रीडिंग, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। जब आप इसको एवोल्यूशनरी एंगल पे ले जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर एक्वायर्ड है अगर वो इनहेरिट हो जाएगा तो नई स्पीशीज बन जाएगी। डार्विन ने बस इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस केवल तभी होगा जब वो नेचुरली सिलेक्टेड हो, तो वहां से नेचुरल सिलेक्शन आ गया और वो थ्योरी आज भी वैलिड है। तो बेसिकली एक नई स्पीशीज क्यों बनी, अगर आप समरी में लाएंगे तो मान लीजिए ये एक स्पीशीज है जो अपने डोमेन में आराम से रह रही है। अब जब अपने डोमेन से ये बाहर गई किसी नए एनवायरनमेंट में तो उसने कोई एक कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, और अगर ये कैरेक्टर रिप्रोडक्शन से इसी पॉपुलेशन में गया, है ना, रिप्रोडक्शन होता रहेगा और ये जाता रहेगा, अगर ये कैरेक्टर यहीं रहेगा तो क्या होगा, ए तो ओल्ड स्पीशीज है और ए स्टार क्या बन गया, न्यू स्पीशीज बन गया। तो यानी कि एक स्पीशीज को बनाने के लिए केवल ये इवोल्यूशन ही तो इंपॉर्टेंट हुआ, इसमें कैपिटल ए का रोल क्या था, कुछ नहीं। अगर ये कहा जाए कि एक पुरानी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फ्यू एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, तो बेसिकली स्पीशीज का नाम बनाने के लिए, स्पीशीज को एक स्टेटस देने के लिए इंपॉर्टेंस किसकी हुई, वो सारे कैरेक्टर जो कैपिटल ए में थे या केवल वो कैरेक्टर जो कैपिटल ए को ए स्टार में चेंज कर रहे हैं? तो राइट आंसर ये आएगा कि ए स्टार वाले कैरेक्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये इवोल्यूशनल प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। सही दोनों है, बट द मोर करेक्ट इज स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। हालांकि बाकी बातें भी ठीक है, नेचुरली इंटरब्रीडिंग, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। क्लासिकल के हिसाब से 3 पॉइंट्स हैं, नेचुरली इंटरब्रीडिंग, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, और मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंसिडर्ड एज एन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, है ना। ये 2 चीजें आएंगी। एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, बोल्ड करके लिखा है इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज है, ट्यूबरोसम स्पीशीज है, ऑसिमम सैंक्टम तुलसी कहते हैं स्पीशीज है, पैंथेरा लियो लाइन, लियो इज द स्पीशीज, मैंगीफेरा, सोलेनम, ऑसिमम, पैंथेरा ये सब जीनस हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, सैंक्टम, लियो सब स्पीशीज हैं रेस्पेक्टिवली। अब ये नाम आपको याद रखने हैं, ऑसिमम सैंक्टम आगे कहीं नहीं आएगा, तुलसी का बोटेनिकल नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, आगे सोलेनेसी फैमिली भी पढ़ेंगे, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का बोटेनिकल नेम है, इसी चैप्टर में दिया है, आगे तो नहीं आएगा, पैंथेरा लियो भी इसी चैप्टर में दिया है, लाइन का जोलॉजिकल नेम है। तो इस स्पीशीज को आप इस तरीके से डिफाइन करें। नेक्स्ट, अब स्पीशीज क्योंकि हमें इंडिविजुअल्स का ग्रुप बनाना था तो हमने स्पीशीज को ग्रुप बना दिया, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, नेचुरली इंटरब्रीडिंग, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, कंसिडर्ड एन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। सारे पॉइंट्स लाके स्पीशीज को डिफाइन कर लिया। अब आपके लिए इजी है कि अगर आप जीनस को डिफाइन क्या करेंगे तो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड क्यों लिखा हुआ है? सिंपल, क्योंकि आप जब लोअर कैटेगरी पे जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है, सिमिलरिटीज ज्यादा है।
तो इसलिए ये रिलेटेड स्पीशीज लिखा है, मोर कॉमन करेक्टर। अब जैसे जीनस सोलेनम है, सोलेनेसी फैमिली में पढ़ते ही है, तो उसमें पोटैटो भी है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल भी है, सोलेनम मेलॉन्जियाना, आगे आप और भी पढ़ेंगे सोलेनम के केस में। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पोटैटो एंड ब्रिंजल में जो जीनस है वो कॉमन है, दैट इज सोलेनम। इसी तरीके से पैंथेरा इज द जीनस, और उसमें लियो है तो लॉयन, पारडस है तो लेपर्ड, टिग्रिस है तो टाइगर, है ना, और अगर ओंका है तो जैगवार। तो इस तरीके से आपको ये नाम आपको याद रखने हैं, है ना। आगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगे ये क्या कभी आएंगे, क्या हमें क्लासिफिकेशन इस तरीके से देखना है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के लिए तो आपको ये एग्जाम्पल याद करनी है। अब जीनस के बाद क्या आ जाएगा, जीनस के बाद आ जाएगा, मान लेते हैं कि इससे ऊपर क्या हम जाएंगे, फैमिली। फैमिली में क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, क्योंकि अभी लोअर कैटेगरी पे जा रहे हैं तो रिलेटेड वर्ड यहां भी आ गया। नॉर्मली जो फैमिलीज बनाई जाती हैं दैट इज बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। स्पेशली अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज आपको केवल प्लांट में पढ़नी है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि जोलॉजी में भी आप किसी की फैमिली पढ़ेंगे, एक्सेप्ट द केस ऑफ 2 जो आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, कि हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन है तो उसकी फैमिली दी है, या होमोसैपियंस है, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है तो फैमिली होमिनिडी दी है। बाकी अगर आपसे कहा जाए कि अर्थवर्म की फैमिली क्या है तो आप नहीं जानते, बट प्लांट्स में फैमिली कई बार आएगा, नॉट ओनली 3 जो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, उसके अलावा भी फैमिली के नेम्स मेंशन होंगे। तो फैमिली हम प्लांट्स में कैसे बनाते हैं, इट इज स्पेशली बेस्ड ऑन बोथ, कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी बेसिकली प्लांट्स में ही आप अलग अलग समझते हैं, लाइक रूट स्टेम लीफ है तो वेजिटेटिव पार्ट, फ्लावर फ्रूट सीड होते हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। सो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेस पे हम जो है वो फैमिली को डिजाइन करते हैं। प्लांट्स में जैसे फैमिली सोलेनेसी है तो उसमें जीनस सोलेनम हो गया, अभी हमने पढ़ा सोलेनम की स्पीशीज मेलॉन्जियाना हो गया, ट्यूबरोसम हो गया। ऐसे पिटूनिया एक फ्लावर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, सोलेनेसी फैमिली का है। धतूरा आप आई होप जानते ही होंगे। एट्रोपा बेलाडोना एक मेडिसिनल प्लांट है, हम आगे सोलेनेसी फैमिली में डिस्कस करेंगे। जोलॉजी का एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो फेलिडी फैमिली दी हुई है, जिसके अंदर जीनस जेनेरा जो है वो पैंथेरा आएगा और फेलिस भी आएगा, है ना। पैंथेरा में लायन, लेपर्ड, टाइगर, जैगवार ये आ गए, और फेलिस के अंदर कैट्स आ गई। पैंथेरा बेसिकली बिग कैट्स बोलते हैं, लायन, लेपर्ड, टाइगर, जैगवार एंड ऑल दीज आर बिग कैट्स एंड फेलिस इज द स्मॉल कैट। तो फेलिडी फैमिली के अंदर ये चीजें आ गई। अब फैमिली से ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, इट इज एन असेंबलेज, इट्स एन ग्रुप ऑफ फैमिली। तो ये ग्रुप ऑफ फैमिली हो गया, असेंबलेज ऑफ फैमिली हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन है कि विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर हमारे कम होते चले जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम ऑर्डर पे आ गए तो यहाँ पे सिमिलरिटीज कम हो गई। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, क्योंकि ये आगे कहीं नहीं आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज की पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, और दूसरा ये कि पॉलीमोनियल्स के अंदर फैमिलीज कौन सी आती हैं, सोलेनेसी फैमिली आती है, और एक है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली का नाम आगे कहीं नहीं आएगा, तो आपको यही याद रखना है कि कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली जो है वो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आती है। और ये किस चीज पे बेस किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन रिलेटेड फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लावर कैरेक्टर के बेस पे सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया। ऐसे ही मान लीजिए कैनेडी, फेलिडी एंड अर्सिडी। अर्सिडी में तो बियर आते हैं, फेलिडी में अभी आपने पढ़ा कि कैट्स आती है, कैनेडी में डॉग्स आते हैं। तो डॉग, कैट, बियर इन सबको एक कॉमन ऑर्डर में रखा गया, दैट ऑर्डर इज कार्निवोरा। जैसे आप यूजुअली वर्ड यूज करते हैं ना, कार्निवोरस एनिमल। तो कार्निवोरस एनिमल का मतलब अगर हम टेक्निकली देखेंगे देन बिलोंग्स टू ऑर्डर कार्निवोरा। जो कार्निवोर्स हैं, एक तो न्यूट्रिशनल एंगल होगा, कार्निवोर का मतलब है कि जो हर्बीवोर को फीड करते हैं वो कार्निवोर हैं, बट टैक्सोनॉमिकली कार्निवोर का मतलब है ऑर्डर कार्निवोरा के मेंबर्स, जिसमें कैनेडी, फेलिडी एंड अर्सिडी आपके बुक में दिया हुआ है। अर्सिडी इज द बियर फैमिली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑर्डर याद रखना है। अब अगर आप ऑर्डर का ग्रुप बना देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। तो क्लास क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, है ना। इस तरीके से अब जैसे क्लास जोलॉजी में आप मैमेलिया पढ़ते हैं, तो मैमेलिया क्लास हो गया। मैमेलिया क्लास के अंदर आपने ऑर्डर जैसे कार्निवोरा भी पढ़ा, डॉग्स एंड कैट्स आ गए। रोडेंशिया में माइस आते हैं, रोडेंट्स कहते हैं ना, कुतर के खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं। तो रोडेंट्स का मतलब, रोडेंट्स क्या हुआ, टैक्सॉन। रोडेंशिया क्या हुआ, ऑर्डर। इंसेक्टिवोरा क्या है, ऑर्डर। इंसेक्ट्स क्या हो गए, टैक्सॉन।
प्राइमेटा ऑर्डर, प्राइमेट्स टैक्सॉन, और प्राइमेट्स में कौन से आते हैं? मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ओरंगुटान, चिंपैंजी, मैन, ये सब आते हैं। तो वी ऑल आर प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स का मतलब है वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। क्योंकि हम ऑर्डर प्राइमेटा के मेंबर हैं इसलिए हम प्राइमेट्स कहलाते हैं। ऐसे ही आप प्लांट में पढ़ेंगे तो क्लास मान लीजिए डाइकोटिलिडनी है तो उसमें ऑर्डर मैंगो का आपकी बुक में दिया है सैपेंडेल्स, या अभी हमने पॉलीमोलियस पढ़ा जिसमें फैमिली हमारे पास सोलिनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है। तो आपको क्लास याद रखनी है मैमेलिया एंड डाइकॉट, मैमेलिया एंड डाइकोटिलिडनी। डाइकॉट्स बोलेंगे तो टैक्सॉन हो जाएगा, डाइकोटिलिडनी बोला गया तो ये क्लास है, क्लास इज ए कैटेगरी एंड दैट ऑक्युपाइज थर्ड रैंक, जैसे अभी हमने टैक्सॉन के टाइम पे इस चीज को डिस्कस किया था। तो ये आपको चीजें याद रखनी है यहाँ पे। देन आएगा फाइलम डिवीजन, है ना, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हो गया। जैसे मान लीजिए फाइलम कॉर्डेटा है तो उसमें आप क्लासेस पढ़ते हैं पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया। हालांकि पाइसेस में भी यहाँ फिर आप कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जब भी हम चीजों, क्योंकि हमारे जो कंटेंट है, जो हमें नीट बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने कहीं पे भी जो है वो ये मेंशन नहीं किया कि हमें कोई भी क्लासिफिकेशन किस टैक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है ना, बिकॉज क्लासिफिकेशन देने वाला कोई स्पेसिफिक पर्सन ही होगा। इट कांट बी जर्नलाइज्ड कि आप एक जर्नल क्लासिफिकेशन बना दे। जर्नल क्लासिफिकेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे क्लासिफाइंग क्राइटेरिया डिफर कर जाएंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आपके क्लासिफाइंग क्राइटेरिया से। तो उसका मतलब ये हुआ कि फाइलम एंड डिवीजन जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं तो लिखा है पाइसेस। इससे पहले कि आप ये कहें कि सर पाइसेस क्लासेस की जगह एनसीईआरटी में कहीं पे कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टिकाइटिस अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? तो वो क्लासिफिकेशन वैलिड है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपसे जब फिशेस पूछी जाएंगी तो आप वैसे आंसर करेंगे। हमारे लिए इन जनरल पाइसेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया, है ना। अब कुछ बुक में मैमेलिया क्लास को सुपर क्लास का स्टेटस दे रखा है और किसी में ये क्लास दे रखा है। तो हमें कभी भी ये नहीं पढ़ना होता कि क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है, बस हम ये पढ़ते हैं कि एक जनरल लेआउट हमारे पास क्या है। ऐसे डिवीजन एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे आप प्लांट में, और उसमें दो क्लासेस आती हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। बेसिकली क्लासेस के नाम लिखे जाएंगे, तो मैंने भी आपको बताया था, दिस इज डाइकोटिलिडनी, और मोनोकॉट है तो मोनो दिस इज मोनोकॉटिलिडनी। मोनोकॉटिलिडनी। तो डाइकॉट और मोनोकॉट की जगह एक्चुअली क्लास के नेम आएंगे डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकॉटिलिडनी। क्लियर? तो ये आपको फाइलम एंड डिवीजन से चीजें देखनी है। क्लियर? यस। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज अ किंगडम। किंगडम आप जानते हैं ये हाईएस्ट कैटेगरी है, और एज पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन वी हैव प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। तो एक हमने जर्नल लेआउट बेसिकली कंप्लीट किया हुआ है कि अगर आप एक जर्नलाइज स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने अलग अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ा, है ना। अगर आप एक पूरा भी ओवरव्यू एक साथ भी करेंगे तो भी आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि हमारे पास किंगडम क्या है? प्लांटी, है ना। प्लांटी किंगडम हो गया, ये किंगडम है, दिस इज किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आएंगे? डिवीजन आएंगे। डिवीजन कौन से होते हैं? 5 आप पढ़ते ही हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, है ना। ऐसे तो पढ़ते हैं, यही आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाने हैं अभी, है ना। फिर आप क्लासेस पढ़ते हैं, डिवीजन के बाद क्या आता है? क्लासेस आता है। तो लाइक एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हैं अभी हमने जो पढ़ी, एक डाइकॉट है और एक मोनोकॉट्स है। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ते हैं क्लास के बाद? ऑर्डर आएगा मान लीजिए, तो ऑर्डर में हमने पढ़ा कि डाइकॉट के अंदर ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, बट हमने जो पढ़ा दैट इज पॉलीमोनियल्स। और हमने क्या पढ़ा? एक ऑर्डर सेपेंडेल्स। फिर ऑर्डर के अंदर क्या आता है? फैमिली। तो हमने पॉलीमोनियल्स के अंदर फैमिली पढ़ी, लाइक सोलिनेसी फैमिली थी, है ना, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली थी। फिर हम फैमिली के बाद क्या बनाएंगे? जीनस। तो सोलिनेसी फैमिली के अंदर जीनस सोलेनम था, पिटूनिया था, धतूरा था, एट्रोपा था, और जीनस के बाद स्पीशीज आएगा तो
सोलेनम के अंदर फिर अलग स्पीशीज आएंगी, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलॉन्जियाना, सोलेनम नाइग्रम, इस तरीके से। तो ये पूरा एक लेआउट बन जाएगा। पढ़ना तो हमें सबके लिए है, बट जितना हमारे सिलेबस पे है हम सिर्फ उतना ही कंसिडर करेंगे। एंड सेम विद द केस ऑफ एनिमेलिया, मान लीजिए किंगडम एनिमेलिया हो गया। किंगडम एनिमेलिया के आपने अगर फाइलम पढ़े होंगे तो पोरी फेरा से लेके कॉर्डेटा तक आपको अलग अलग फाइलम मिल जाएंगे। आई थिंक सो ये 11 मेजर फाइलम है पोरी फेरा से कॉर्डेटा तक। क्लासेस हर जगह आएंगी। आप मान लीजिए यहाँ पे कॉर्डेटा की क्लासेस आपने पढ़ी तो अभी 5 क्लासेस हमने बना दी। पाइसेस हो गए, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गए, एप्स हो गए, मैमेलिया हो गए। अब मैमेलिया अगर क्लास है तो मैमेलिया क्लास के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स आएंगे। तो इसमें ऑर्डर फॉर एग्जांपल आपने प्राइमेटा पढ़ा है ना, या यहाँ पे मान लीजिए फाइलम होता आर्थ्रोपोडा तो क्लास आप पढ़ते इंसेक्टा, और क्लास इंसेक्टा का जो ऑर्डर होता है वो क्या था, इंसेक्टिवोरा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बना सकते हैं और फिर ऑर्डर के बाद आप इसमें फैमिली में जा सकते हैं, फिर जीनस एंड स्पीशीज है। सो एनिमल किंगडम तो खैर एक अलग चैप्टर है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है एनिमल किंगडम से बॉटनी की क्लास में, जितना इस चैप्टर में जो जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, जो जो टर्म्स मेंशन किए गए, लाइक इंसेक्टिवोरा एक ऑर्डर है ना, अर्सिडी एक फैमिली है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आप इन चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ के हिसाब से बस आपको ये समझना है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, कॉन्वोल्वुलेसी एक फैमिली है, सेपेंडेल्स एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर डाइकॉट का है, क्योंकि क्लास लेवल तक का क्लासिफिकेशन आप आगे भी पढ़ेंगे। स्पेशली फॉर ऑर्डर फैमिली आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं एग्जाम्पल, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की और उनकी डेफिनेशंस के बारे में। आपको ये 4 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जैसे इसमें पढ़ेंगे तो प्लांट के क्लासिफिकेशन तो आगे भी आएंगे, लाइक मैन का दिया हुआ है तो किंगडम एनिमेलिया हो गया, फाइलम हमारा कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस। ऐसे हाउस फ्लाई का दे रखा है तो उसमें फाइलम चेंज हो जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्टेरा है, फिर फैमिली मसेडी, जीनस मस्का, स्पीशीज डोमेस्टिका। प्लांट में मैंगो और वीट दिए हुए हैं। प्लांट में मैंगो एंजियोस्पर्मी, वीट इज आल्सो एंजियोस्पर्म। क्लास अलग अलग है। मैंगो आता है डाइकोटिलिडनी क्लास में, वीट आता है मोनोकोटिलिडनी क्लास में। फिर डाइकोटिलिडनी क्लास के अंदर जो ऑर्डर है वो सेपेंडेल्स, यहाँ पे फैमिली आपके लिए नया नाम आ गया, दैट इज एनाकार्डियेसी, मैंगीफेरा इंडिका आप जानते ही हैं। इसी तरीके से वीट में पढ़ेंगे तो ऑर्डर पोएल्स आएगा, विच इज न्यू फॉर यू। आप पोएल्स याद रखिए कि ये वीट का ऑर्डर है। फैमिली पोएसी आगे भी आएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम भी आगे यूज करेंगे। तो क्योंकि ये 4 क्लासिफिकेशन आपकी बुक में है, इसलिए अगर कभी कोई क्वेश्चन नीड से आ जाए कि लाइक हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, या कई बार ऐसा क्वेश्चन भी होगा सिलेक्ट द ऑड वन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार मिलेंगे जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है सिलेक्ट द ऑड वन, 4 ऑप्शंस गिवन है। अब ऑड किस रेफरेंस में लेना है वो आपको खुद ही सोचना है कि अगर मुझे ऑड लेना है तो ऑड किस सेंस में लेना है ना। तो और वो सेंस वो होगा जो पेपर सेटर में जिसने क्वेश्चन बनाया उसके सेंस से मैच करेगा तभी आएगा। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि सिलेक्ट द ऑड वन, और उसमें पहला ऑप्शन दिया है कॉर्डेटा, है ना, दूसरा दिया है इंसेक्टा, है ना, तीसरा ऑप्शन दिया है मैमेलिया, है ना, और 4th ऑप्शन दे रखा है लेग्यूम्स। अब इसमें कहा जाए कि इनमें से ऑड वन क्या है, बताइए, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? ओके, दिशांत कौशल ने लिखा है लेग्यूम्स, दीपांशु ने लिखा है कॉर्डेटा, विधि ने लेग्यूम्स, अंशिका ने लेग्यूम्स। व्हाई इट इज लेग्यूम्स? क्या सोच के आपने लेग्यूम्स आंसर दिया है? और दीपांशु ने लिखा था कॉर्डेटा। तो लेग्यूम्स क्यों लिखा हुआ है, बाकी क्यों नहीं है? लेग्यूम्स ऑड है, ऑड है तो क्यों ऑड है? अमित ने भी लिखा है, ओके, शिवानी ने भी लेग्यूम्स लिखा है। दीपांशु के अलावा बाकी सबने आंसर लेग्यूम लिखा हुआ है। तो यस, अंशिका ने रीजन भी लिखा है बिकॉज इट इज ए टैक्सॉन, एक ग्रुप, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। बाकी तीनों क्या है? कैटेगरी है। कॉर्डेटा कैटेगरी है फाइलम,
इंसेक्टा कैटेगरी है, क्लास, मैमेलिया कैटेगरी है, अगेन क्लास, बट लेग्यूम इज ए टैक्सॉन। तो आपको बेसिकली इसमें अब अगर ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से टैक्सॉन कौन सा है तो आंसर इजी होता, बट अगर ऐसे पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द ऑड वन, तो आपको एक्चुअली ऑड ढूंढना है, और ऑड ढूंढने का क्राइटेरिया क्या लेना है वो आपको अपने आप देखना है। तो यहाँ क्राइटेरिया ये है कि इनमें से कैटेगरी 3 है और एक टैक्सॉन है, और इसलिए ऑड वन के हिसाब से आंसर क्या आएगा, लेग्यूम्स आएगा। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का राइट आंसर सही है। इट्स वेरी गुड कि आपने सही रिस्पॉन्स किया, या आपको समझ में आया कि सर टैक्सॉन क्या है, और बाकी कैटेगरी तो किसी भी रैंक की हो सकती है, टैक्सॉन भी किसी रैंक का हो सकता है, तो हम इन्हें अलग अलग कैसे करेंगे। क्लियर? तो ये पूरा पोर्शन हमारा बेसिकली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो था वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की से रिलेटेड था, और ये सबसे बेसिक रूल है। ऐसा नहीं है कि टैक्सोनॉमी में केवल यही रूल है कि क्लासिफिकेशन में आपको ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी लेनी है। देयर आर सो मैनी रूल्स गिवन, बट आपको पढ़ने नहीं है, बस आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ना था कि हम एक क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो एक किंगडम से स्पीशीज तक जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है उनका यूज क्या है और उनका मतलब क्या है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी एक ओल्ड ब्रांच है, पुरानी ब्रांच है, 17 सेंचुरीज के टाइम से लोग टैक्सोनॉमी में काम करते आए हैं। तो एक ये चीज आ गई कि आज अगर कोई टैक्सोनॉमी को स्टडी कर रहा है तो वो किन किन चीजों की हेल्प ले सकता है ना। टैक्सोनॉमी की अगर स्टडी आज हो रही है तो उसमें हम किस किस चीज की हेल्प ले सकते हैं। क्या कोई ऐसा हमारे पास मटेरियल है, क्या कोई ऐसा हमारे पास बाउंड कॉपी है, कोई बुक है हमारे पास, या कोई शीट्स रखी गई है, कोई भी किसी भी टाइप का अगर कोई आप कह सकते हैं कि लिटरेचर है, तो क्या उसकी हेल्प ली जा सकती है कि टैक्सोनॉमी पढ़ सकें हम। क्योंकि मॉडर्न टैक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से होगी। अगर आप किसी भी टॉपिक को विकिपीडिया से पढ़ते हैं तो गलती करते हैं, बिकॉज विकिपीडिया तो कोई ना कोई डेली अपडेट कर देगा। तो पता चला आपको तो पढ़ना था 17 सेंचुरी के हिसाब से, आप पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से, वैसे ही चेंजेस आ जाएंगे। जो टेक्निक आज दी गई है वो तो उस टाइम पे थी नहीं, तो आपको तो टैक्सोनॉमी उस टाइम की पढ़नी है। तो दोज मटेरियल्स, वो सारे स्पेसिमेंस, वो सारे कलेक्शन जिनको लोगों ने अलग अलग फॉर्म में प्रिजर्व किया है, जिनको अलग अलग फॉर्म में स्टोर किया है, जिनमें उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टाइम के हिसाब से टैक्सोनॉमी के एंगल्स दिए, वो सब टैक्सोनॉमिकल एड्स में काउंट कर लेते हैं, है ना। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, बेसिकली प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। आप किस तरीके से स्पेसिमेन और इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे, प्रिजर्व करोगे, ये, और इसका यूज क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। तो मीन्स कि ये टैक्सोनॉमी में यूज किए जाएंगे। दीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कोई सिस्टमैटिक्स में ट्रेनिंग कर रहा है तो वहां यूज कर सकते हैं, या और भी कोई टैक्सोनॉमिक स्टडीज है तो वहां इनका यूज हो जाएगा। सो टैक्सोनॉमिकल एड्स आएंगे, 4 हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको इन शॉर्ट समझेंगे तो एक हमारे पास हार्बेरियम है, एक बॉटेनिकल गार्डन है, एक म्यूजियम, और एक जू। जू को आप जूलॉजिकल गार्डन भी कह सकते हैं। ठीक, ये बहुत बेसिक है, मैं इसको इस तरीके से अलग कर लेता हूँ। ये प्लांट्स के लिए हैं, ये इन जनरल एनिमल्स के लिए हैं, ये ड्राइड यानी डेड फॉर्मेट में होंगे, और ये लाइव फॉर्म में होंगे। इतनी डेफिनेशन आपके काम की है, एग्जाम्पल जो आएंगे वो तो आएंगे। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट, हार्बेरियम है तो क्या है, वहां पे ड्राइड एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन है, किसका, प्लांट का। हार्बेरिया एनिमल का नहीं हो सकता। म्यूजियम यूजुअली एनिमल्स के होते हैं, हालांकि म्यूजियम में एक स्टार भी लगा देता हूँ कि एक टर्म कंडीशन है, वो हम देख लेंगे। बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट्स लाइव फॉर्म में रखे जाएंगे, जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल्स लाइव फॉर्म में होंगे। तो बहुत सिंपल है ये चारों। ये पुराने तरीके हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के, कि प्लांट के लिए हार्बेरिया यूज कर लेते हैं। हार्बेरिया में क्या करना होता है कि हमने प्लांट स्पेसिमेन लिया, उसको हमें स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने से पहले ड्राई किया जाएगा, उसमें फंगीसाइड और बाकी के केमिकल्स ऐड किए जाएंगे। वो भी प्रॉपर तरीका है कि हार्बेरिया बनाते कैसे हैं, हमें वो नहीं पढ़ना कि सर हार्बेरियम कैसे बनाते हैं, वो तो लोग बीएससी एमएससी में बनाते ही। तो हार्बेरिया बनाना एक अलग चीज है, बट हार्बेरिया में करना क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज कहा जाए तो आपने प्लांट का स्पेसिमेन लिया, मान लीजिए आपने कोई फ्लावरिंग ट्विग ले ली,
किसी प्लांट की कोई फ्लावरिंग ब्रांच ले ली, उसको आपने न्यूज़पेपर के बीच में रख के उसे प्रेस किया, वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई करने के बाद उसको आप प्रिजर्वेटिव अप्लाई करके उसे हार्बेरियम शीट पे पेस्ट कर देंगे। और ऐसी शीट्स का जो कलेक्शन होगा, लूज शीट्स होती हैं, कभी भी इन शीट्स को बीच में से निकाला जा सकता है ना। और प्रिजर्वेशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बिकॉज प्लांट मटेरियल को न्यूज़पेपर के बीच में दबा के रख दोगे तो फंगी लग जाएगा। प्लांट तो वेट होगा, वाटर कंटेंट होगा, न्यूज़पेपर सेल्यूलोज का बना है, फंगी और बैक्टीरिया के ग्रो करने की परफेक्ट इन्वायरमेंट है, तो आराम से वो ग्रो कर जाएंगे, तो स्पॉइल कर देंगे। तो डेफिनेटली हम प्रिजर्वेटिव भी लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे प्रिजर्वेटिव, वो एक अलग चीज़ है। तो हार्बेरियम में हम प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व करके रख लेते हैं। हार्बेरियम शीट्स का साइज वाइज सब कुछ फिक्स होता है। ये देखो हार्बेरियम है, हार्बेरियम शीट्स अगर आप बनाएंगे तो इट लुक्स लाइक ये एक हार्बेरियम शीट है, ऐसी हार्बेरियम शीट होती है। यहाँ पे आप प्लांट स्पेसिमेन लेंगे, मान लीजिए मैंने ये एक प्लांट की ट्विग ले ली, एक ब्रांच ले ली है जिसमें मुझे ब्रांचिंग पैटर्न की ही केवल स्टडी करनी थी, तो मैंने इस तरीके से इसको ड्राई करके पेस्ट कर दिया है ना। यहाँ पे लोअर साइड पे जो कॉर्नर होगा, राइट साइड का जो लोअर कॉर्नर होगा, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कलेक्टर्स नेम होगा, ये स्पेसिमेन किसने कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, कहाँ से कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन होगा, किस तारीख को कलेक्ट किया गया था। इसके बाद इस प्लांट का लोकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक बॉटेनिकल नेम क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली। और जिस दिन ये कलेक्ट हुआ उस दिन उस कंट्री में एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो पूरा ही क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा। और साथ साथ लिखे जाएंगे आइडेंटिफाइंग फीचर कि इस प्लांट मटेरियल को हम पहचानेंगे कैसे। तो ये सारी चीजें नीचे एक बॉक्स बना होता है, उसमें कॉलम ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, आपको वो सारी चीजें लिखनी होगी। डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, लोकल एंड साइंटिफिक नेम, एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन जो उस कंट्री का है, एंड अलॉन्ग विद आइडेंटिफाइंग फीचर्स। ऐसे स्पेसिमेन का जो कलेक्शन होगा वो हार्बेरियम कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट आर यूजुअली हैव बीन ड्राइड, आपको ड्राई करना है, प्रेस करना है, प्रिजर्व करना है और शीट पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया में जब हार्बेरियम बनाया जाता है तो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो इंडिया का जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बैंथम एंड हुकर का है ना, इंपॉर्टेंट है ये। बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे प्लांट किंगडम में। तो जब हम किसी फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन बनाते हैं तो एज पर बैंथम एंड हुकर ही बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए अगर ये मस्टर्ड की ब्रांच है तो मुझे मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन एज पर बैंथम एंड हुकर लिखना होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप सारी चीजों को मेंशन करें। ये क्विक रेफरल सिस्टम कहलाता है। क्विक रेफरल का मतलब क्या है कि आज की डेट में कोई आप ब्रेसिका के जैसा प्लांट ले आए और आपको लगा कि इसके कैरेक्टर्स तो मुझे ढूंढने हैं, तो आप किसी भी रेनोड हार्बेरियम में जाइए, वहां से मस्टर्ड का कैटलॉग मींस हार्बेरियम शीट निकालिए और कैरेक्टर्स जो आइडेंटिफाइंग उस टाइम पे लिखे गए थे उनसे मैच कर लीजिए। अगर मैच करते हैं तो आपका रेफरेंस मिल जाएगा कि ठीक है मैंने इस हार्बेरिया से चेक किया, और इसको फिर हम फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए यूज कर पाएंगे। सो ये क्विक रेफरल सिस्टम कहलाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जाम्पल, वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट है दैट इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन का हार्बेरिया, क्यू इंग्लैंड में है। और इंडिया में जो सबसे पुराना है वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन का हार्बेरिया है, जिसको हम सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम भी कहते हैं, ये सिरपुर कोलकाता में है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आपने जो लिखे थे ये हम 1 by 1 डिस्कस कर ही रहे हैं, की बोटेनिकल गार्डन, हार्बेरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर इस टाइप ऑफ स्पेसिमेन इंपॉर्टेंट, रानी देवी ने लिखा था सर इस टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन बेसिकली आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर मेंशन नहीं किया, बट रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6.5 मिलियन स्पेसिमेन है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ये कितना पुराना है और कितना सही से रखा गया होगा, है ना। 6.5 मिलियन स्पेसिमेन इन आरबीजी, रॉयल बोटेनिकल गार्डन में। अब आप कहेंगे सर प्लांट तो ऑलरेडी 1.5 मिलियन नोन है, 6.5 मिलियन स्पेसिमेन कैसे बन गए। अभी मैंने यही बोला इसीलिए कि पूरे प्लांट को तो आप शीट पे पेस्ट नहीं कर लोगे, या तो कोई फ्लावरिंग पैटर्न के हिसाब से एक फ्लावरिंग ट्विग को ले लेगा, या किसी को लीफ का फाइलोटैक्सी देखना है तो 4 to 5 लीव्स ले ली उसने और पेस्ट कर दिया। किसी को रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन में इंटरेस्ट था तो उसने केवल एक ही लीफ को पेस्ट कर रखा है। किसी ने स्टेम की ब्रांचिंग पैटर्न पे इंटरेस्ट था, वो किसी को रूट का पैटर्न स्टडी करना था, प्लांट को खड़ा उसकी रूट को कट करके केवल पेस्ट कर दिया।
तो एक्चुअली एक ही प्लांट के बहुत सारे स्पेसिमेन बन जाएंगे। तो क्योंकि ये यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं और मेरा स्पेसिमेन आपका स्पेसिमेन अलग होगा। मान लीजिए आपने बनाया आज, मैंने बनाया था 10 ईयर्स पहले, तो ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं बना सकते। मैंने जब बनाया था तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दी होगी, आप अगर आज बना रहे हैं तो आप आज के हिसाब से देंगे और चेंजेस हो सकते हैं, है ना। ये जो भी आप 4 पढ़ेंगे, हार्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल गार्डन, इन सब में एक ही ड्रॉबैक है कि क्यों है और कैसे है इसका डिस्कशन किसी से नहीं हो सकता। हार्बेरिया में जो भी दे दिया गया वो या तो आप एक्सेप्ट करिए या डिनाई करिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि सर ये क्लासिफिकेशन तो गलत है, आज तो ये फॉलो होता है। हार्बेरिया को चेंज नहीं करना है। अपने टाइम पे हार्बेरिया सही था, जिस डेट को हार्बेरिया बनाया गया उस डेट तक जो वैलिडिटी थी क्लासिफिकेशन की वो यूज की गई, क्योंकि क्लासिफिकेशन ईयर बाय ईयर चेंज होते हैं तो ऑफ कोर्स हार्बेरिया भी ईयर बाय ईयर चेंज होंगे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर एक बुक 10 ईयर्स पहले आई थी तो उसका एडिशन आज के हिसाब से गलत है। उस ईयर तक वो सही था, आज तक जो 10 ईयर्स में अपडेट हुआ वो अपडेट देके नया बना दिया जाएगा। तो इसीलिए ये क्विक रेफरल कहलाता है कि मुझे 1980s का ही देखना है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग देखूंगा ना, मैं 2020 के अकॉर्डिंग क्यों देखूंगा, है ना। तो दैट्स वाई हार्बेरिया को हम कॉमनली यूज तो करते हैं, बट हाँ ये जरूर है कि हार्बेरिया में जो इंफॉर्मेशन है उसको टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए आपको डायरेक्टली फॉलो करना है। आप कितने भी स्पेसिमेन का हार्बेरिया बना सकते हैं, अलग अलग स्पेसिमेन के अलग अलग हार्बेरिया शीट्स ऑलरेडी होती है। अगर आप प्लांट को लाइव फॉर्म में ले लेंगे तो बोटेनिकल गार्डन बन जाएगा। बोटेनिकल गार्डन में जब आप प्लांट को लगाएंगे, एक आपके पास एक नेचुरल एरिया है, उसमें आपने प्लांट्स को लाइव फॉर्म में रखा हुआ है, उसमें लेबलिंग कर दिया आपने, उस प्लांट का क्लासिफिकेशन, उसकी बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, मोस्टली बोटेनिकल नेम और फैमिली ही मेंशन होती है। अगर आप कोई भी बोटेनिकल गार्डन जाएंगे और अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है तो उसमें प्लांट का बोटेनिकल नेम एंड अलॉन्ग विद फैमिली मेंशन होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में बोटेनिकल गार्डन होते हैं, आप यहाँ नोएडा में जाइए तो बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है, अलग अलग एरियाज में बोटेनिकल गार्डन है, तो उसमें जितने भी प्लांट्स होंगे यूजुअली उनका बोटेनिकल नेम अलॉन्ग विद फैमिली मेंशन होता है। और यहाँ पे प्लांट को क्योंकि लाइव फॉर्म में रखा गया तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो ये आइडेंटिफाइंग पर्पस के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। सेम 2 एग्जाम्पल है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन का अपना हार्बेरिया भी है और रॉयल बोटेनिकल गार्डन अपने आप में एक बोटेनिकल गार्डन भी है। ऐसे ही इंडियन बोटेनिकल गार्डन का हार्बेरिया भी था और इंडियन बोटेनिकल गार्डन में लाइव कलेक्शन भी प्लांट का रखा गया है। जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन को अगर आप लाइव फॉर्म में पढ़ोगे ना तो ये 2 चीजों के लिए बहुत रिनोड है। एक है ग्रेट बैनियान ट्री, सपोज टू बी की जो सबसे पुराना बैनियान ट्री है, आई थिंक शायद 400 ईयर्स ओल्ड, सबसे बड़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी है कि एक्चुअल स्टेम पता ही नहीं चलता, तो ये ग्रेट बैनियान ट्री के लिए जाना जाता है। और दूसरा है अमेजॉन लिली, बेसिकली तो ये अमेजॉन में ही होती है, अमेजॉन रिवर में ही होती है, बट उसको हम यहाँ लाके एक आर्टिफिशियल पॉन्ड या लेक टाइप का बनाया गया है, उसमें इस प्लांट को ग्रो कराया गया। तो अब मान लीजिए किसी अमेजॉन लिली, ये विक्टोरिया प्लांट है, विक्टोरिया की लीफ लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी लीफ है, इसे मैं इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो अब अगर सबसे बड़ी लीफ आपको देखनी है तो उसके लिए अमेजन तो नहीं जाओगे आप, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप अमेरिका तो नहीं जा रहे, तो कहाँ देख सकते हैं आप उसको, कैलकाटा में देख सकते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड या लेक बना के उसमें इस प्लांट को ग्रो कराया गया। तो ऐसे पर्पस के लिए कि आइडेंटिफाइंग पर्पस के लिए हम जो है वो बोटेनिकल गार्डन को स्पेशली यूज करते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, इसको अब रिसर्च इंस्टीट्यूट में चेंज कर दिया गया है, इट्स कॉल्ड NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, बहुत ही रिनोड इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली ट्रेडिशनल बॉटनी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है म्यूजियम एंड फिर आगे आएगा जूलॉजिकल गार्डन और जू। म्यूजियम में क्या करना है, आपको अगेन एनिमल्स को कलेक्ट करके रखना है। पहले एनिमल्स का ही देख लेते हैं, यूजुअली म्यूजियम किसका बनता है, एनिमल्स का बनता है। अब एनिमल्स को रखोगे कैसे, जैसे आपके स्कूल में भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ म्यूजियम, बिकॉज लैब अटेंडेंट के पास कुछ जार होते हैं या बीकर्स होते हैं जिसमें स्लाइड पे एक डेड एनिमल है, उसको बांध दिया गया और उसको फॉर्मलिन के सोल्यूशन में डिप करके उसको परमानेंटली सील कर दिया, उसने आपको दिखाया स्पॉटिंग के टाइम पे और उठा के फिर से कवर्ड में रख दिया। तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ म्यूजियम, बिकॉज आप एनिमल्स को डेड फॉर्म में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रख रहे हैं। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखेंगे या कोई और तरीका प्रिजर्वेशन का यूज करेंगे वो डिफर करता है। अर्थ फॉर्म था तो आसानी से स्लाइड पे आपने घुमा के रख दिया, एस्कैरिस को रख दिया, ऑक्टोपस को तो नहीं रख सकते, मंकी को तो नहीं रख सकते फॉर्मलिन के सोल्यूशन में,
तो फिर उस केस में क्या करेंगे, बॉडी से सारा फ्लैश ऑन बॉडी पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं, स्टफिंग कर दी जाती है, सील कर दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव अप्लाई कर दिया जाता है एंड बॉक्स बना के उसको रख दिया गया। तो प्रिजर्वेशन के मेथड्स अलग अलग हैं, बट एनिमल्स को आप केमिकल सोल्यूशन एज वेल एज स्टफ्ड एंड स्केलेटल फॉर्म, नीचे लिखा हुआ है, फॉर्मेलिन आप जानते हैं दैट इज अ केमिकल सोल्यूशन, स्टफिंग और स्केलेटल फॉर्म्स में भी रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह डायनासोर के स्केलेटल्स हैं बड़े बड़े, किसी जगह पे मैमोथ जो बेसिकली एक एलिफेंट था बड़ा सा, उसके भी स्केलेटन को म्यूजियम्स में रखा गया। तो म्यूजियम यूजुअली एनिमल्स के लिए बनते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये ऐसे प्लांट मटेरियल जिनको आप हार्वेरिया की शीट पे पेस्ट नहीं कर सकते, लाइक एल्गी है, एल्गी तो माइक्रोस्कोपिक होती है, स्लाइड पे रख के देखते हैं माइक्रोस्कोप से, उसको आप हार्वेरिया की शीट पे पेस्ट कर दोगे तो ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो सूख जाएगी ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर आपको म्यूजियम में रखना पड़ेगा, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक होती है, उसको पानी में डिप करके ही रखना है, हार्वेरिया की शीट पे पेस्ट नहीं कर सकते। तो हार्वेरिया में वो प्लांट्स आएंगे which can't be placed म्यूजियम में वो प्लांट्स आएंगे those can't be placed in हार्वेरिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्गी, फंगी, मॉस, फर्न, पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन एंड ऑल। मान लीजिए वुड है, अब वुड को कैसे रखोगे, एक बड़ा सा स्टेम है, जिम्नोस्पर्म के अंदर टॉल ट्री आते ही है, एक स्टेम का डायमीटर है, उस डायमीटर से अगर आपने 1 मिलीमीटर थिकनेस की एक स्लाइस कट कर दी तो भी वो 1 मिलीमीटर थिकनेस की वुड का पीस आप हार्वेरिया की शीट पे कैसे पेस्ट करोगे। हार्वेरिया की शीट का जो डायमेंशन है वो फिक्स होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये नहीं कर सकते कि सर पेपर बड़ा बना लेते हैं, है ना, तो वो नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वुड के लिए म्यूजियम लेना पड़ेगा। जैसे इसमें मेंशन तो नहीं है बट म्यूजियम में आप FRI जाइए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, तो देहरादून में जो FRI का म्यूजियम है वो बेसिकली वुड और वुड प्रोडक्ट्स के लिए ही है, क्योंकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ही फॉरेस्ट्री पे डिपेंडेंट है। तो फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट्स को ही प्रिजर्वेटिव अप्लाई करके बड़े बड़े वुडन डेक्स बना के उनके ऊपर रखा गया है। तो म्यूजियम में प्लांट आ सकते हैं बट द कंडीशन इज दोस कांट बी प्लेस्ड इन हार्वेरिया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कंडीशन याद रखनी है। और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क USA में है, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वहां पे है, पुणे में सिर्फ आर्थ्रोपोड्स के लिए म्यूजियम बनाया गया, और FRI प्लांट का म्यूजियम अगर आपको देखना है तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर म्यूजियम है। ओके, कीर्ति पवार ने पूछा था बैनियन ट्रीज में ट्रंक वाज रिमूव ड्यू टू इन्फेक्शन। श्रवण कुमार मैसेज डिलीट हो गया है। ओके, सो नो मोर कमेंट्स। तो ये म्यूजियम में याद रखना है। और लास्ट में ये जू आप और पढ़ सकते हैं। जू आप जानते हैं वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड नेचुरल एनवायरनमेंट में रख देंगे अंडर ह्यूमन केयर, इनको भी इनकी फीडिंग हैबिट, इनके बिहेवियर, इनके ब्रीडिंग पैटर्न, इस सब की स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। जो दिल्ली का जू है वो बेसिकली नेशनल जूलॉजिकल पार्क है एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ एशिया। हम जू जाते हैं विजिट करने, घूमने फिरने गए, लौट आए, बट जो टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हर एक एनिमल का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब है कि वो एनिमल कब आया, कौन लेके आया, कहाँ से लेके आए। अगर मान लीजिए कोई लायन का पेयर है, लायन एंड लायनस है, तो उनके जो कप्स हुए, उनके जो बेबीज हुए वो कहाँ चले गए, कितने हुए थे, डॉक्टर कौन था, वैक्सीनेशन कब किया गया एंड ऑल। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दैट एनिमल इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जूलॉजिकल पार्क या जू इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जाते हैं अपनी एस्थेटिक वैल्यूज के लिए, प्लेजर के लिए, बट एक्चुअली टैक्सोनॉमिस्ट जाएगा उस रिकॉर्ड के लिए जो उसको वहां पे मिलेगा। तो जू में दिल्ली का जू काफी पुराना है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ एशिया कंसिडर किया जाता है। इन चारों में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन चारों में एक ही प्रॉब्लम है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। नो इफ नो बट, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं किया गया, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आ सकती। ठीक, श्रवण ने लिखा है सर बॉटनी की डीपीपी में 2 क्वेश्चंस में बॉटनी की जगह जूलॉजी लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके बेटा, मैं चेक कर लूंगा, उससे कुछ देखता हूँ उसमें क्या करेक्शन किया जा सकता है। ओके, आज की क्लास फिलहाल यहीं तक के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ये कीज और बाकी के जितने भी और टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, मैनुअल्स, इन सब के बारे में आपको देखना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा चीज़ों को,
और एनसीईआरटी पे फोकस जरूर रखिएगा। रेलिवेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट क्वेश्चंस करिएगा, इररेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं। इररेलिवेंट करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट अभी हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो हमारे कंटेंट को रिलेट करते हो। ओके, सो गुड बाय टू